तो क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आज की इस क्लास में आप लोगों को हम फिजिक्स विषय के 3 नंबर वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि आप सभी लोगों को हम मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं। तो संपूर्ण फिजिक्स विषय के जो भी 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आज की इस क्लास में हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी भी क्लास में अंत तक जरूर बने रहेंगे। बिना समय को लॉस किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न ये है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी की जो तीव्रता है वो 0.5 गुणे 10 की घात -4 टेस्ला कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर है। कुंडली में प्रवाहित धारा के मान को ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है। इसमें यह दिया गया है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के मतलब r बराबर आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर, जिसे आप लिख सकते हैं 12 गुणे 10 की घात -2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 से गुणा करते हैं। आगे दिया है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी। चुंबकीय क्षेत्र बी मतलब इसकी तीव्रता का मान दिया है 0.5 गुणे 10 की घात -4 टेस्ला। ये आपको दिया गया है। टेस्ला कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर है। कुंडली में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। देखिए, जब कुंडली में प्रवाहित धारा के मान की बात होती तो चुंबकीय क्षेत्र बराबर आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा μ0I। अगर तार में फेरों की संख्या नहीं दी है तो μ0I या तो μ0NI। अपान में होता है 2r। कुंडली की बात होती है तो अपान में 2r, और तार की बात होती है तो μ0I अपान 2πr होता है। ठीक, यहाँ से हम धारा की वैल्यू निकालेंगे तो यह आ जाएगा b गुणे में 2r, मतलब 2r इधर b के गुणे में चला जाएगा और बट्टे में हो जाएगा μ0। सभी लोग जानते हो। देखिए b का मान आपको यहाँ पर दिया गया है 0.5 गुणे 10 की घात -4 2 इंटू अगर r की बात करें तो r की वैल्यू है 12 गुणे 10 की घात -2। बट्टे में आ जाऊँ। μ0 की वैल्यू कितनी होती है तो सभी को पता है 4 पाई इंटू में 10⁻⁻7। तो i बराबर ये कितना हो जाएगा। देखिए -4 और -2 -6, ये -7 से कैंसिल करेंगे -1 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 0.5 गुणे में 2 गुणे में 12 और बटे में आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 4। पाई की वैल्यू 3.14 और गुणे 10 की घात -1 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात +1 हो जाएगा। इस पॉइंट से एक जीरो यहाँ बढ़ा सकते हैं और इस जीरो से जीरो को काट सकते हैं। 4 एकम 4, 4 3 ये आपका 12 हो जाएगा। ऊपर आपका हो जाएगा 5 और 2 का गुणा 10 और 10 3 कितना हो जाएगा 30 और 30 और बटे में कितना हो जाएगा। देखिए भाई हमने अभी पॉइंट नहीं हटाया, 3.14। ठीक है, तो यहाँ से आप धारा की वैल्यू निकाल सकते हैं। केवल भाग करना है, पॉइंट को हटा दीजिए, 00 बढ़ा लीजिए। ठीक है, 00 आप बढ़ा लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 314 और ये आपका हो जाएगा 3000। जब आप इसे भाग करेंगे तो देखिए 314 को अगर आप 10 बार ले जाएंगे तो ये 3140 हो जाएगा। तो 10 बार तो ये नहीं जाएगा, ये तो क्लियर है कि ये 10 बार नहीं जाएगा। तो ये जाएगा कितनी बार, ये आपका भैया 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा आपका, 9 बार जाएगा। तो मैं आपके सामने आंसर लिखे दे रहा हूँ, ये आपका लगभग आ जाएगा 9.55 एम्पियर। क्लियर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का अगला प्रश्न लेते हैं। तो जो अगला प्रश्न है हमारा भैया बहुत मेन प्रश्न है, इसलिए क्लास को अंत तक जरूर देखिए। एग्जाम भी बहुत ज़्यादा करीब है, प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको बताए जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी क्लास को मिस करके मत जाइए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आगे की क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आगे दिया गया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं। देखिए एक परिभाषा होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आपको बताया गया था कि क्या करते हैं कि जब हम कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है और हम क्रांतिक कोण का मान इतना ज़्यादा बढ़ा दें कि प्रकाश जो है वह विरल माध्यम में ना जा करके अर्थात दूसरे माध्यम में ना जा करके उसी माध्यम में वापस लौट आए, इस घटना को हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर क्रांतिक कोण के बारे में भी बताया गया था, क्रिटिकल एंगल के बारे में भी बताया गया है। क्रांतिक कोण की परिभाषा सभी विद्यार्थियों को रटी होनी चाहिए। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण को C से लिखते हैं। अपवर्तनांक n बराबर 1/sin C होता है, जहाँ जो C होता है इसे क्रांतिक कोण कहते हैं।
बात समझ में ही। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में कितनी बातें पूछी गई, ध्यान से सुनिए, कापी पेन उठा करके आप लिख भी सकते हैं। अदरवाइज हम उत्तर क्या करते हैं, स्क्रीन पर लगा भी देते हैं बहुत सारे, तो आप वहां से देख सकते हैं। बाकी जो बोल रहे हैं उसे आप सुनिए, अगर आप उसे सुनेंगे तो याद हो जाएगा। इसमें भी पूछा गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा क्रांतिक कोण क्या होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आपको बताना है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक है, तो अगर हम क्रांतिक कोण का मान इतना ज्यादा बढ़ा दें कि प्रकाश किरण विरल माध्यम में, मतलब दूसरे माध्यम में ना जा करके अपने ही माध्यम में, जिस माध्यम से चली थी उसी माध्यम में वापस लौट आए, तो इस घटना को हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित युक्ति का नाम जो है वो क्या है, प्रकाशिक तंतु। जो आप सभी लोगों ने पढ़ा है उसमें हम क्या करते हैं कि प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा हानि के भेज सकते हैं, ठीक है। प्रकाशिक तंतु में होता यही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना ही होती है। जब प्रकाश को वहां पर डाला जाता है तो क्रांतिक कोण का मान इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है कि प्रकाश दूसरे माध्यम में जा ही नहीं पाता है, उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट होता रहता है, और रिफ्लेक्ट होते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको भेजा जाता है बिना ऊर्जा हानि के, बिना ऊर्जा ह्रास के, ठीक है। तो जो प्रकाशिक तंतु होता है वह क्या होता है, वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित युक्ति है। तो इसमें यह भी पूछा गया था कि प्रकाशिक तंतु जो है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। और पूछा गया क्रांतिक कोण को क्या होता है, तो मैंने बताया कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, वह क्या कहलाता है, आपका क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण को सी से लिखते हैं, n बराबर 1/sin होता है। हमें उम्मीद है कि हर एक विद्यार्थियों को ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करेंगे, जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि दर्शाए गए परिपथ में ए व बी के बी मध्य आपको विभवांतर ज्ञात करना है। देखिए फिगर बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है। यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, उसके बाद यहाँ पर फिर आपका प्रतिरोध एक लगा हुआ है, और ये बैटरी हो गई, ठीक है, ये आपका प्रतिरोध हो गया, ये आपकी बैटरी हो गई, ओके। और यहाँ पर एक बिंदु है ए, यहाँ पर एक आपका बिंदु है बी, ठीक है। अब धारा यहाँ से देखिए, ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल का विद्युत वाहक बल दिया है 3 वोल्ट, इस सेल का विद्युत वाहक बल दिया है 2 वोल्ट, इस सेल का विद्युत वाहक बल दिया है 1 वोल्ट, इसका प्रतिरोध 1 ओम, और इसका भी प्रतिरोध कितना है 1 ओम। चलिए भाई हम इसे क्लियर कर लेते हैं, शायद 1 ही ओम है, कहीं पर त्रुटि ना होने पाए, है ना क्वेश्चन में। इसको देख लेते हैं, हमें कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में। 1 ओम है भाई, हाँ 1 ओम है। अब देखिए यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है, तो इस सेल से जो धारा जाएगी इसको I1 बोल देंगे, दूसरे सेल से जो धारा जाएगी I2, क्योंकि यहाँ पर 2 वोल्ट की बैटरी लगी है। इस सेल से दूसरे इसकी धारा को I3 बोल देते हैं। अच्छा, तीनों धाराएं जब ये निकल करके इस बिंदु पर आएंगी तो हम ये कह सकते हैं कि जो तीनों धाराओं का योग, देखिए तीनों धाराओं के अगर योग की बात करें तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमने किरचॉफ के प्रथम नियम में पढ़ा है किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो आपका शून्य होता है। इसीलिए तीनों धाराएं यहाँ से चली, संधि पर आने के बाद हमने इन तीनों धाराओं का योग शून्य के बराबर दिखा दिया। अच्छा, यहाँ से अगर हम I3 की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का I1 प्लस I2 भी आ जाएगा। इसको तब तक के लिए हम समीकरण 1 मान लेंगे। हमारे पास एक बंदपास ऊपर वाला हो जाएगा, इसको 1 मान लेंगे, फिर एक बंदपास नीचे वाला हो जाएगा, इसको बंदपास 2 मान लेंगे। और किरचॉफ का उल्टता नियम अच्छे से आप सभी लोगों ने पढ़ा है। किरचॉफ के उल्टता नियम के अनुसार इसको, जिसको हम बंदपास का नियम भी कहते हैं, और उल्टता नियम में ये बताया गया कि किसी बंदपास में बहने वाली धारा, किसी बंदपास में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया गया किरचॉफ का द्वितीय नियम, मैंने क्लास भी प्रोवाइड की है। देखिए अगर आपको क्लासें करनी है तो भैया प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, सारी क्लासों को सेव कर दिया है, आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब आप क्लासें नहीं कर रहे हैं तो इसकी भाई मैं क्या ही आपको बता सकता हूँ, क्योंकि आपको क्लासेस तो करना ही पड़ेगा पढ़ने के लिए। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, लिंक भी मैं दे देता हूँ आपको, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही दे देता हूँ, आप सभी लोग क्लासें कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले तो किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य दिखाया, एक समीकरण प्राप्त की, ठीक है, ज़्यादा हम लिख नहीं रहे, समझा रहे हैं। अब एक बंदपास आपके सामने ये बन रहा है, तो यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं बंदपास 1 में KVL, किरचॉफ के उल्टता नियम से, किरचॉफ उल्टता लॉ से हम क्या करेंगे भाई, शॉर्ट में लिख रहे हैं
किरचॉफ का उल्टा नियम बताया, कोई जो बंद पास उसमें बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। ये पहला बंद पास है, इसमें धारा I1 और इसके संगत प्रतिरोध कितना है 1, तो हम ये कह सकते हैं I1 गुणे कितना हो जाएगा 1। अब इस ऐसे चलेंगे, हम ऐसे आएंगे तो ये इस धारा के विपरीत हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का I2 और गुणे में 1। ठीक, अब फिर ऐसे होते हुए ऐसे जाएंगे, क्योंकि इस सेल का धन सिरा इस सेल के धन सिरे से जुड़ा है, तो देखिए इस पास में कार्य करने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग हमने कर लिया है। अब इस बंद पास में जो भी वैद्युत वाहक बल उनके समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, तो वैद्युत वाहक बलों को भी आपको जोड़ने का तरीका पता होना चाहिए। इसका धन सिरे से अगर जुड़ा है तो इनका जो परिणामी होगा वो इनके अंतर से मिलेगा, अर्थात 3 - 2 हो जाएगा। बीजगणितीय योग जो विद्युत वाहक बलों का कितना हो जाएगा 3 - 2, तो ये हो जाएगा I1 - I2, 3 से 2 जाएगा 1। ये हो गई आपके समीकरण 2 तथा, और तीसरा बंद पास हमारे पास है बंद पास 2 में ध्यान दीजिएगा KVL से, मतलब किरचॉफ के उल्टा नियम से हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। ये दूसरा बंद पास है, इस बंद पास में I2 धारा जो है इसके संगत प्रतिरोध 1 ओम है, प्लस लगाएंगे। फिर जो हमारी जो I3 धारा है, चूंकि विपरीत डायरेक्शन में पड़ रही इसलिए इसको माइनस चिन्ह के साथ लेंगे, और I3 धारा के जो संगत प्रतिरोध है वो आपका 1 ओम है। अब इस बंद पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग लेंगे, क्योंकि इसका प्लस इसके प्लस से जुड़ा है तो अंतर से ही वैद्युत वाहक बल मिलेगा 2 - 1। यहाँ पर हो जाएगा I2 - I3 बराबर कितना हो जाएगा 1, समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण 3 में एक काम करेंगे, समीकरण 1 से I3 का मान रख देंगे। अच्छा, ऐसा क्यों करेंगे समझते जाइएगा। अगर भैया हम समीकरण 1 से I3 का मान यहाँ पर रख देंगे तो ये समीकरण I1 I2 के पदों में बन जाएगी, और ये भी I1 I2 के पदों में बन जाएगी। अगर दो समीकरण में 2 वेरिएबल होते हैं तो उन्हें सॉल्व करना बहुत आसान होता है। तो जब इसमें वैल्यू रखेंगे I2 - I3 की वैल्यू कितनी, पहले से ही माइनस, इसको प्लस कर लीजिए, ये हो जाएगा I1 + I2 बराबर, देखिए यहाँ पर कितना है आपका 1 है, लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा I1 और प्लस का I2 कितना हो जाएगा 2I2 बराबर कितना 1। इसको समीकरण 4 बना लेंगे, समीकरण 4 और 2 को हल कर लेंगे हम। ओके, जब समीकरण 4 और 2 को हल करेंगे तो हमको I1 और I2 की वैल्यू पता चल जाएगी। जब I1 और I2 और I3 तीनों वैल्यू पता चल गई तो हम इसके तीनों के बीच विभवांतर की गणना कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कहा गया है। हाँ, आगे देखते हैं। समीकरण कौन कौन से ले लेंगे, समीकरण 2 व 4 से। समीकरण 2 आपकी हो जाएगी I1 - I2 बराबर 1, और समीकरण 4 हो जाएगी I1 + 2I2 बराबर 1। दोनों को भैया घटा दीजिए, ये -2I2, I2 माइनस का 3I2 बराबर 1 से 1 गया 0, तो यहाँ से जो I2 धारा आ जाएगी वो आपकी 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई, 0 आ जाएगी। हमको तीनों धाराएं चाहिए, इसको रब कर दूं मैं, अब अभी निकालना होगा। चलो अच्छा, अभी रब नहीं करते हैं तो समझ में नहीं आएगा। I1 की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए I1 की वैल्यू कहाँ से आ सकती है, मैंने कहा I2 - I3 बराबर 0। I2 की वैल्यू अगर 0 रख देंगे, ठीक, I2 की वैल्यू 0 आई तो I3 की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1, और I3 की अगर वैल्यू -1 आ गई, ध्यान दीजिएगा, I3 की वैल्यू -1 आ गई तो यहाँ पर जब रखेंगे तो I1 I2 की वैल्यू 0, यहाँ पर रख देंगे I3 की वैल्यू -1 बराबर 0, तो I1 बराबर आ जाएगा 1 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। और तीनों धाराएं पता होने के बाद हम उल्टता इनके बीच निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जब पहली उल्टता निकालेंगे, V1 बराबर E1 माइनस का I1 R1, तो V1 बराबर E1 की वैल्यू देखिए 3 वोल्ट है, I1 की अगर बात करें तो 1 है, R1 की बात करें तो 1 है, तो V1 बराबर आ जाएगा 2 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट। इस सेल के सिरों की भी उल्टता आ गई। अच्छा, इसमें निकालेंगे V2 बराबर, चलिए इसको रब कर दें, इधर थोड़ा सा समझ में आ रही होगी बात। V2 निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, सभी लोग भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए भाई, अगर समझ में आ रही है अच्छे तरीके से बात मेरी, तो अगर आप देखते जाएंगे तो समझ में 100% आ जाएगी। ठीक, बीच में आएंगे जाएंगे तो भाई नहीं समझ में आएगा। V2 बराबर E2 माइनस का
I2R2, क्योंकि V2 की देखो V2 निकालना है तो सेल का विद्युत वाहक बल कितना है आपका 2, और धारा I2 की वैल्यू कितनी है 0 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है 1, तो इस तरीके से 2 वोल्ट मिल जाएगा। V3 निकालेंगे तो E3 माइनस का I3R3 लगा देंगे। E3 की अगर बात करें तो E3 की वैल्यू कितनी है, E3 सेल का विद्युत वाहक बल आपका 1 वोल्ट है, माइनस I3 की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी माइनस का 1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। R3 की वैल्यू कितनी निकाली 1, तो इस तरीके से V3 की वैल्यू एक कम है यानी 2 वोल्ट आ जाएगी। तो जो सेल का विद्युत वाहक बल हो जाएगा वो V1 बराबर 2 वोल्ट, V3 बराबर 2 वोल्ट, और V2 बराबर कितना आ जाएगा आपका, V2 बराबर आपका 2 वोल्ट आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर V2, V3, V1 सबके बीच विभवांतर 2 वोल्ट का ही आया है। क्यों आया, क्योंकि तीनों समांतर क्रम में, समांतर क्रम में विभवांतर सेम होता है, बात खत्म। आप एक ही निकाल के दिखा सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है अंगा, उसमें कहा जा रहा है कि अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। आज आपको हम पहले अन्योन्य प्रेरण को समझाते हैं, फिर अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा को समझाते हैं, फिर उसका मात्रक और विमा निकालना बताते हैं, और फिर ये सिद्ध करके बताते हैं कि कैसे एक हेनरी प्रति मीटर जो है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर के बराबर होता है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। अन्योन्य प्रेरण की घटना हमको ट्रांसफार्मर में देखने को मिलती है। अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है कि जब पास रखी दो कुंडलियों में एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो पास रखी दूसरी कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की वजह से उसमें प्रेरित वैद्युत धारा बहने लगती है। ठीक है, जिस घटना को हम क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अब मेरी बात को समझिएगा। अब जो कि दो कुंडलियां अगर पास पास है, जैसे ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां पास पास ही होती हैं, एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो पास रखी जो दूसरी कुंडली होती है उसमें धारा के मान में परिवर्तन देखने को मतलब उसमें एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिस वजह से उसमें धारा बहती है। तो एक कुंडली के में हम धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं पहली कुंडली में, तो दूसरी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, तभी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय कुंडली में जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है, यानी कुल फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या में जो परिवर्तन होता है वो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 के समानुपाती होता है। जब हम यहाँ से N2 बराबर चिन्ह लगाते हैं तो ये MI1 आ जाता है, जहाँ M जो होता है वो अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है या अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। तो जब हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा N2 अपान में कितना भैया I1। ये अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र हो जाएगा। दूसरी चीज, आप लोगों को इसी सूत्र को विद्युत वाहक बल के पदों में बताया गया है। E बराबर होता है N डेल फाई बटे में कितना होता है डेल टी होता है, सभी को पता है। और यहाँ से N इंटू डेल फाई, देखो यहाँ पर N2 और फाई2 कर दीजिएगा। N2 फाई2 की वैल्यू जब निकालोगे तो यहाँ से N2 फाई2 की वैल्यू अगर परिमाण ले यहाँ पर, तो ये आपका आ जाएगा E इंटू में डेल्टा टी। कितना आ जाएगा E इंटू में डेल्टा टी। ये वैल्यू यहाँ रखोगे तो जो M बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखिए, E इंटू में डेल्टा टी अपान में कितना है डेल्टा I1 था, डेल्टा I कर दीजिए इसको, तो M की वैल्यू जो आ जाएगी I1 कर दीजिए, E अपान में डेल्टा टी आ जाएगा डेल्टा I1 के बटे में। अर्थात यहाँ से इसका जो मात्रक आ जाएगा, देखिए ये है विद्युत वाहक बल, इसका मात्रक वोल्ट, प्रतिधारा का मात्रक एम्पियर होता है कि नहीं होता है, और एम्पियर के बटे में समय है, मतलब समय को ऊपर लिख देंगे सेकेंड, तो वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर ये भी अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक होता है, ये सूत्र भी होता है। अब यहीं से परिभाषा भी दी जाती है। परिभाषा अन्योन्य प्रेरकत्व की क्या दी जाती है, देखिए जो अगर हम बात करें यहाँ पर, अभी देखिए मैंने क्या कहा था, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, यहाँ से देखिए परिभाषा लिख सकते हैं कि यदि, इसी सूत्र से लिख सकते हो और लिख इस सूत्र से भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हम I1 बराबर 1 एम्पियर कर दें, कितने धारा कर दें 1 एम्पियर, तो हम ये कह सकते हैं कि जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है वह द्वितीयक कुंडली में
टोटल फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, बशर्ते जो पहली कुंडली हो उसमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पीयर होना चाहिए। आप देखिए I1 क्या थी, I1 हमारी प्राथमिक कुंडली में ही तो प्रवाहित धारा थी, उसमें हम धारा के मान में परिवर्तन किए तो पास रखी दूसरी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं में परिवर्तन देखने को मिला। इसी घटना को तो हमने अननोन पीरियड बोला। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी कुंडली का जो अन्योन प्रेरकत्व होता है या अन्योन प्रेरण गुणांक होता है वह एक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी वाली कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा बह रही हो। आप देख सकते हो एक कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा बह रही, तो दूसरी कुंडली में जो टोटल फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या में परिवर्तन है, वह अन्योन प्रेरकत्व के बराबर है। बात समझे कि नहीं? तो अन्योन प्रेरकत्व जो होता है वह कुंडली में कुल फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के समानुपाती या बराबर होता है, जबकि एक कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा बह रही हो तब। बात समझ आ गई? तो ये हो गई अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा। अब इसमें देखिए ये हो गया इसका मात्रक, इसकी विमा भी आप लिख सकते हो। वोल्ट की विमा कैसे आती है? आपने पहले चैप्टर में V बराबर आपने W/Q पढ़ा है कि नहीं? तो जूल प्रति कूलाम जो होता है वो वोल्ट के स्थान पर लिखा जा सकता है। तो जूल सेकंड ऊपर हो गया, प्रति कूलाम को नीचे लिख लिया और पहले से ही नीचे आपका एम्पियर है। अब यहाँ से विमा लिखना आपके लिए बहुत आसान। देखिए कैसे, ये अन्योन प्रेरकत्व की विमा लिख रहे हैं। देखिए जूल की विमा ml² T-2 होती है, सभी को पता है, और समय की विमा होती है T। बट्टे में आ जाएंगे, कूलाम की विमा को हम AT से लिखते हैं और एम्पियर की विमा को किससे लिखते हैं? A से लिखते हैं। ये T से T आपका कैंसिल हो गया, ml² T-2, A का गुणा A² ऊपर चला जाएगा A-2। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं ये हो जाएगी अन्योन प्रेरकत्व की विमा। अब एक प्रश्न साथ ही में और पूछा गया है, इस बात को समझिएगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया कि सिद्ध कीजिए। आपको सिद्ध करना है कि जो हेनरी प्रति मीटर है वो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर का के बराबर है। ये चीज़ आपको सिद्ध करनी। ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक? नोट कर सकते हैं आप। देखिए भाई, इन्होंने कहा है कि हेनरी प्रति मीटर, सिद्ध कीजिए कि हेनरी प्रति मीटर ये किसके बराबर है? ये आपका न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर के बराबर है। हम चलिए आपको LHS लेकर कैसे RHS सिद्ध किया जाता है बता रहे हैं। हमने मान लीजिए LHS ले लिया, LHS में आपका है हेनरी। देखिए हेनरी भी आपका अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक होता है, ठीक है? हेनरी अब प्रति मीटर है। अभी मैंने बताया कि जो हेनरी, देखो m बराबर, अभी हमने क्या बताया, m बराबर सूत्र बताया E/ΔI/ΔT सूत्र ये बताया। तो E का मात्रक हो गया वोल्ट, ठीक, और बटे में धारा का मात्रक एम्पियर, और प्रति सेकंड ऊपर लेकर चले गए तो वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर आ गया। तो हम यहाँ पर देखिए हेनरी के स्थान पर कितना लिख सकते हैं? वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर लिखेंगे और नीचे एम्पियर पर मीटर पहले से, तो ये हो जाएगा एम्पियर मीटर। और थोड़ा ऐसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए वोल्ट को हमने क्या बताया, वोल्ट को हम W/Q मतलब जूल प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं। तो जूल प्रति कूलाम नीचे लिख दिया, नीचे पहले से एम्पियर मीटर है वो भी लिख दिया, क्लियर। और ऊपर आपका कितना है? सेकंड पहले से आपका है, क्योंकि वोल्ट के स्थान पर हमने जूल प्रति कूलाम लिख दिया। और जूल होता है कार्य का मात्रक, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, अर्थात जूल के स्थान पर हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं न्यूटन मीटर, और गुणे में आपका हो गया सेकंड, बटे में आ जाए कूलाम हो गया, ठीक, और ये हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा, और इनटू में आपका मीटर भी है। ये मीटर से मीटर भैया कैंसिल। आपको सिद्ध करना था, देखिए जो सिद्ध करना था आराम से सिद्ध हो जाएगा, न्यूटन। अब यहाँ पर देखिए इस सेकंड को हम कूलाम के बटे में लिख सकते हैं, कूलाम प्रति सेकंड, इनटू में क्या हो जाएगा? एम्पियर। अब ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम प्रति सेकंड भी धारा के बराबर होता है, अर्थात इसके स्थान पर एम्पियर लिख सकते हैं, और एम्पियर के गुणा क्या हो जाएगा? एम्पियर स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में देखो यही चीज़ आपको लानी थी। था बढ़िया क्वेश्चन कि नहीं था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था भाई। 3 नंबर में पूछा गया था कि अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए, तो आपने बता दिया कि अन्योन प्रेरकत्व जो होता है किसी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के समानुपाती होता है, जबकि एक कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो। इसका मात्रक हेनरी भी होता है, और मात्रक बीमा निकालना आपको मैंने बता ही दिया।
अन्योन्य प्रेरकत्व का। और ये भी सिद्ध करना बताया कि कैसे हेनरी प्रति मीटर न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया और ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं, तो इनको आपको देखिए हल करना आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, हम समय को लॉस नहीं करेंगे, जानते हो आप सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ये कहता है कि आदर्श अमीटर तथा आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। देखिए जो एक आदर्श अमीटर होता है, अमीटर क्या बताता है, परिपथ में धारा के परिमाण को ही तो बताता है। कभी कभी एग्जाम में एक प्रश्न हो रहा है कि धारा मापी और अमीटर में क्या अंतर होता है। तो देखिए जो धारा मापी होता है वो परिपथ में धारा के क्या बताता है, धारा के एक बताता है, धारा को बताता है कि परिपथ में धारा बह रही कि नहीं। और अमीटर जो होता है वो परिपथ में धारा के परिमाण को बताता है। जो धारा मापी होती है वो परिपथ में धारा की प्रेजेंस को बताता है, धारा की उपस्थिति को बताता है। जबकि जो अमीटर होता है वो परिपथ में धारा के परिमाण को बताता है, मतलब उसके मान को बताता है। ठीक है। और जो अमीटर होता है वो परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। कारण क्योंकि जो अमीटर होता है, अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह शून्य होता है। जो अमीटर होता है, अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह शून्य होता है। और हमने पढ़ा R बराबर होता है V/I। अगर प्रतिरोध शून्य है, प्रतिरोध धारा के व्युत्क्रमानुपाती ही तो है, अगर प्रतिरोध शून्य है या प्रतिरोध कम है, मतलब कहने के मतलब, तो धारा क्या होगा, अधिक होगा। तो जब अमीटर धारा परिपथ में अमीटर जो होता है, अमीटर का प्रतिरोध शून्य होने की वजह से ये जो धारा है वो अधिकतम लेता है। क्या लेता है, अधिकतम। धारा अधिकतम लेने की वजह से इसको परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अमीटर को परिपथ के किस क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में। क्यों, क्योंकि इसका प्रतिरोध कम होने की वजह से ये धारा ज्यादा लेता है। बात मेरी कुछ पल्ले पड़ी। इसी तरीके से इसमें आगे ये पूछा गया कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। कि जो एक आदर्श वोल्ट मीटर होता है, देखिए वोल्ट मीटर से हम विभवांतर नापते हैं, परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने का कार्य करते हैं। और वोल्ट मीटर विभवांतर नापते हैं, वोल्ट मीटर को परिपथ के हम समांतर क्रम में लगाते हैं। क्यों, क्योंकि जो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है वो आपका अनंत होता है। अनंत होने का मतलब इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। और प्रतिरोध अगर ज्यादा है तो इसका मतलब धारा क्या होती है, बहुत कम होती है। तो इसमें धारा बहुत कम प्रवाहित होती है, इसका प्रतिरोध अनंत होता है, इसी वजह से इसे परिपथ के समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो प्रश्न में यही पूछा गया था कि आदर्श अमीटर तथा आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है। एमीटर तथा वोल्ट मीटर को क्रमशः परिपथ के श्रेणी और समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। अमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। प्रतिरोध शून्य होने की वजह से यह इसमें धारा ज़्यादा प्रवाहित होती है, इसलिए परिपथ के इसे श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। जबकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज़्यादा होने की वजह से इसमें धारा कम मात्रा में प्रवाहित होती है, इसी वजह से इसे परिपथ के समांतर क्रम में लगाया जाता है। हमें उम्मीद है कि आपका डाउट पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें अगला क्वेश्चन दिया है, एक कुंडली का प्रेरकत्व 0.4 हेनरी है और प्रतिरोध आपका 10 ओम है। 0.4 हेनरी का मतलब देखिए, ये जो आपने अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ा है, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में बहुत ध्यान से समझिएगा। हम क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा समय लग जाता है, तो जितना हो सकेगा हम बता देंगे यहाँ पर, क्योंकि इसका कैलकुलेशन ज़्यादा है। ठीक, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। देखिए यहाँ पर कुंडली का जो प्रेरकत्व है, प्रेरकत्व 0.4 हेनरी है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एल की वैल्यू दी है। और इन्होंने कहा कि जो प्रतिरोध है वो आपका 10 ओम है। और ये कहा जा रहा है कि 30 हर्ट्ज मतलब आवृत्ति एफ बराबर आपको 30 हर्ट्ज दिया गया है। और 6.5 वोल्ट मतलब वी नॉट की वैल्यू आपको दी गई है 6.5 वोल्ट। वोल्ट क्या दिया गया है, वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा है। इस परिपथ में बे औसत शक्ति, देखिए बे औसत शक्ति बराबर क्या होता है, VRMS इंटू में IRMS इंटू में cos फाई। ये आपका पूरा सूत्र होता है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले cos फाई आपको निकालना पड़ेगा। cos फाई बराबर होता है R/Z। Z होती है परिपथ की प्रतिबाधा। अब परिपथ चूंकि LR परिपथ है, LR परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो Z बराबर √XL² प्लस R² के बराबर होती है। XL भी नहीं पता है तो XL निकालने के लिए आप क्या करेंगे, XL बराबर आप लगाएंगे ω/L। ओमेगा भी नहीं पता है तो ओमेगा के स्थान पर आप लिख देंगे 2πfL।
अब यहाँ से देखिए एक्सेल आ जाएगा, समझिएगा मेरी बात को। देखिए एफ का मान आपको 30 हटा दिया गया, जब एफ का मान यहाँ रखेंगे, एल का मान आपको 0.4 हेनरी दिए गए तो एक्सेल आ जाएगा। एक्सेल की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे प्लस आर का स्क्वायर करेंगे तो आपको जेड की वैल्यू आ जाएगी। जब जेड की वैल्यू आ जाएगी तो आप यहाँ पर देखिए आई नाट बराबर लगा सकते हैं वी नाट बटे जेड। आपको यहाँ से आई नाट की वैल्यू पता चल जाएगी, आई नाट की वैल्यू पता चल गई, वी नाट की वैल्यू पता चल गई, और सॉरी जेड नाट यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। वी नाट की वैल्यू आपको पहले से पता है, आई नाट की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी जेड का मान आने के बाद, और फिर आपको यहाँ पर देखिए कॉस फाई बराबर लगा देना है आर अपान जेड। जेड की वैल्यू पता ही हो गई है आपको, कॉस फाई की वैल्यू भी आ जाएगी, बस सूत्र लगा देना पी बराबर, देखिए वी आर एम एस बराबर आपको बताया जा चुका है वी नॉट बाई रूट 2 होता है, और आई आर एम एस बराबर आई नॉट बाई रूट 2, 1/2 इसको आई नाट इंटू में वी नाट इंटू में कॉस फाई लिखा जा सकता है, ठीक है। आई नाट की वैल्यू उठा के रख दीजिएगा, वी नाट की वैल्यू रख दीजिएगा, कॉस फाई बराबर आर अपान जेड के रख दीजिएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इतना काम करना है भैया, ठीक है। चलिए कर लीजिएगा और हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ओके। तो भैया देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कहता है। वो कहता है कि मैक्सवेल की विस्थापन धारा की व्याख्या कीजिए। तो चलिए अब आप लोगों को हम विस्थापन धारा की व्याख्या को अच्छे से समझा देते हैं और तथा इसका समीकरण भी लिखिए। अभी इसका समीकरण ज्ञात करना भी आपको बता देंगे मात्र 2 लाइन में। साथ ही में इसके और चालन धारा के बीच कालांतर कितना होता है तो इसको भी आपको समझा देते हैं। देखिए विस्थापन धारा बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है और विस्थापन धारा को समझिए। विस्थापन धारा में कुछ खास नहीं है, विस्थापन धारा को समझिए, इसमें कुछ खास नहीं है। क्यों? देखिए क्यों नहीं है, अब आपको हम बताते हैं कि विस्थापन धारा में खास क्यों नहीं है। देखिए जब आपने संधारित्र चैप्टर पढ़ा था तो उसमें बताया गया था कि जब हम संधारित्र की प्लेटों को क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, तो जब संधारित्र की प्लेटों को आवेशित किया जाता है तो उसके प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। हालांकि विस्थापन धारा की एक लाइन में परिभाषा लिख सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र के परिवर्तन के कारण उत्पन्न जो धारा होती है उसे विस्थापन धारा कहते हैं। लेकिन आपको हम थोड़ा सा इसकी व्याख्या समझाते हैं। जब हम संधारित्र की प्लेटों को क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, आवेशित करने के पश्चात उसकी प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो समय के साथ बदलता रहता है, ठीक है। और इस कारण जो प्लेटों के बीच चुंबकीय क्षेत्र होता है वह आपका उत्पन्न हो जाता है। और आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह या तो गतिमान आवेश द्वारा उत्पन्न होता है और या तो फिर वैद्युत धारा, या हम कह सकते हैं कि वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है या तो वो वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है और या तो फिर गतिमान आवेश के द्वारा उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र केवल 2 ही कारणों से उत्पन्न होता है, गतिमान आवेश द्वारा या वैद्युत धारा के द्वारा। तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्लेटों के बीच कोई धारा बह रही है और जो धारा है उसी को धारा का क्या कहते हैं, हम विस्थापन धारा कहते हैं। इस आभासी धारा को क्या कहते हैं, विस्थापन धारा। जब देखिए भाई ये हो गई आपकी 2 प्लेटें, समांतर प्लेट संधारित्र की, इस पर अगर प्लस प्लस आवेश तो प्रेरणा की वजह से इस पर माइनस माइनस आवेश होगा, उसको मैंने आवेशित कर दिया। अब हमने पढ़ा है कि प्लेटों के मध्य, देखो जब हम प्लेटों को आवेशित करते हैं तो प्लेटों के मध्य जो वैद्युत क्षेत्र वो परिवर्तित होता रहता है। इस वैद्युत क्षेत्र का मान भी हम निकाल चुके हो, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। प्लेटों का क्षेत्रफल ए हो तो आप सभी लोग जानते हो सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए। जब ये वैल्यू यहाँ पर रख दोगे तो ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान में ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालोगे तो ई इंटू में ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसको आप एप्सिलॉन नॉट ई इंटू में ए लिख सकते हो। आप सभी लोग जानते हो कि क्यू बराबर ये कितना हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट हो गया, ई इंटू ए जो होता है वो वैद्युत फ्लक्स फाई ई के बराबर होता है। टी के सापेक्ष इसका अवकलन कर दीजिए, टी के सापेक्ष अवकलन। जब आप टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा डी क्यू बटे में डी टी बराबर ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, अचर पद बाहर हो जाएगा, ये डी फाई ई बाई कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। और डी क्यू बाई डी टी को हम लिखते हैं आई डी, आई डी को ही बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा। आई डी बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई कितना हो जाएगा, डी टी। यही आपकी भैया विस्थापन धारा का समीकरण है। तो आपको लिखना है कि जब हम संधारित्र के प्लेटों को आवेशित करते हैं तो जो वैद्युत क्षेत्र का मान है, ठीक है, वो क्या है भाई, परिवर्तित होता रहता है। समझ में आई बात। और
परिवर्तित होने रहने से उन प्लेटों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न दो ही कारणों से होता है, गतिमान आवेश द्वारा और या तो फिर वैद्युत धारा द्वारा। तो ऐसा प्रतीत होता है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच एक वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है जो कि आभासी है, और इसी धारा को हम क्या कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। विस्थापन धारा को I से व्यक्त करते हैं। ये विस्थापन धारा का व्यंजक मैंने आपको निकाल के बता दिया है, ठीक है। और इसमें एक प्रश्न पूछा गया है कि विस्थापन धारा और चालन धारा के बीच कलांतर कितना होता है। तो विस्थापन धारा और चालन धारा के बीच जो कलांतर होता है वो आपका 90 डिग्री होता है। कितना होता है भाई, 90 डिग्री होता है। चलिए, ये प्रश्न हमारा हो गया। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें ये पूछा गया है कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। मैंने अच्छे से आपको समझाया है कि जब लगभग समान आयाम तथा समान आवृत्ति की दो प्रगामी सरल आवर्त प्रगामी तरंगे संचरित किसी माध्यम में संचरित की जाती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है, ठीक है। जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है वहां पर हुए व्यतिकरण को हम समपोषी व्यतिकरण कहते हैं, और माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है वहां पर हुए व्यतिकरण को हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। बात समझ नहीं, एक बार और ध्यान से सुनिएगा। जब लगभग समान आयाम तथा समान आवृत्ति की दो सरल आवर्त प्रगामी तरंगे किसी माध्यम में संचरित होती हैं तो माध्यम के अध्यारोपण के पश्चात माध्यम के अध्यारोपण यानी उन तरंगों के अध्यारोपण से माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है। इसी घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है वहां पर हुए व्यतिकरण को हम समपोषी व्यतिकरण तथा माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है वहां पर हुए व्यतिकरण को हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई, ठीक। अब इन्होंने एक बात इसमें पूछी कि समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। तो देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, समपोषी व्यतिकरण की दो आवश्यक शर्तें और विनाशी व्यतिकरण की दो आवश्यक शर्तें आपको आना बहुत जरूरी है। देखिए, समपोषी व्यतिकरण की जब दशाएं आपको बताई गई थी तो उसमें बताया गया था, क्या बताया गया था, समपोषी व्यतिकरण। ध्यान दीजिएगा, समपोषी व्यतिकरण कब क्या होता है, जब तरंगों के अध्यारोपण से माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है तो समपोषी व्यतिकरण होता है। तो इनका जो कलांतर होता है यानी फाई या तो शून्य हो और या फिर पाई का समगुणज हो। क्या हो, क्योंकि समान कला मिलती है ना, समगुणज होना चाहिए। पहली कंडीशन कि समपोषी व्यतिकरण में जो तरंगों का कलांतर होता है वह या तो शून्य या पाई का समगुणज होता है। मतलब 0 होता है, 2 पाई होता है, 4 पाई होता है, 6 पाई होता है, इस तरीके से कलांतर होता है। तथा नंबर 2, जो पथांतर होता है, पथांतर वो या तो शून्य हो या लैम्डा का पूर्ण गुणज हो, पूर्ण गुणज होना चाहिए। अर्थात 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, इस तरीके से पथांतर होता है समपोषी व्यतिकरण में। बात करेंगे विनाशी व्यतिकरण में। चलिए विनाशी व्यतिकरण को समझ लेते हैं। विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण में कलांतर जो होना चाहिए वो या तो पाई होना चाहिए या पाई का विषम गुणज होना चाहिए, पाई होना चाहिए या पाई का विषम गुणज होना अनिवार्य है। ओके, अर्थात जो यहाँ फाई की वैल्यू होती है वह कितनी होती है, वो आपकी होती है कितनी, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इस तरीके से विनाशी व्यतिकरण में कलांतर होता है। नंबर 2, जो पथांतर होना चाहिए यानी लैम्डा होना चाहिए, वो पथांतर जो होना चाहिए वो λ/2 होना चाहिए या फिर λ/2 का क्या होना चाहिए भाई, विषम गुणज होना चाहिए। शायद क्या होना चाहिए भाई, λ/2 का विषम गुणज होना चाहिए। हाँ, विषम गुणज कहने का मतलब या तो λ/2 होगा या तो 3 λ/2 होगा या तो 5 λ/2 होगा या तो 7 λ/2 होगा। इस तरीके से विनाशी व्यतिकरण का पथांतर होगा। तो ये विनाशी व्यतिकरण की दो दशाएं थी और ये समपोषी व्यतिकरण की। इनको कायदे से याद कर लो, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, अच्छे से समझिएगा। इसमें कहा गया कि प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है, पोलेराइड के सिद्धांत तथा 2 तरंगों का उल्लेख कीजिए। देखिए इसमें आपको बताया गया था प्रकाश के ध्रुवण में,
उसमें आपको एक आध्रुवित प्रकाश के बारे में बताया गया होगा और ध्रुवित प्रकाश के बारे में बताया गया। आध्रुवित प्रकाश में जो वैद्युत वेक्टर के कंपन होते हैं वो तरंग संचरण की सभी दिशाओं में समान रूप से होते हैं, और जो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है इसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने जो फिगर बनाया है ये आध्रुवित प्रकाश का है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हो। ठीक, और जो समांतर क्या कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश होता है वो कुछ ऐसे होता है। ठीक, या तो फिर कागज तल के लंबवत में इसको बिंदु ऐसे करके दिखाया जाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इस तरीके से समांतर और लंबवत कंपनों को दिखाया जाता है ये समतल ध्रुवित प्रकाश में। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रकाश का ध्रुवण होता है वो क्या होता है, आपसे ये पूछा गया है। तो जब आध्रुवित प्रकाश को, यही आध्रुवित प्रकाश है जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की लगभग सभी दिशाओं में कंपन करते हैं, तो जब किसी आध्रुवित प्रकाश को किसी टूरमैलिन क्रिस्टल से पारगमित कराया जाता है तो टूरमैलिन क्या करती है, आध्रुवित प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के उन्हीं कंपनों को बाहर जाने देती है जो इस टूरमैलिन क्रिस्टल की अक्ष के समांतर होते हैं। वही कंपन जो है बाहर निकल पाते हैं और इस प्रकाश को हम कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। कौन सा प्रकाश कहते हैं भैया? इसी प्रकाश को हम कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, और इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। तो आप कहेंगे कि जब किसी आध्रुवित प्रकाश को किसी टूरमैलिन क्रिस्टल से पारगमित कराया जाता है तो टूरमैलिन आध्रुवित प्रकाश के उन्हीं वैद्युत वेक्टर कंपनों को बाहर जाने देती है जो इस टूरमैलिन क्रिस्टल की अक्ष के समांतर होते हैं, और बाकी जो वैद्युत वेक्टर के कंपन होते हैं वो टूरमैलिन क्रिस्टल के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं? अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त प्रकाश को हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं तथा इस घटना को हम प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। अब प्रश्न में ये कहा गया है कि पोलेराइड का सिद्धांत बताइए। पोलेराइड का सीधा सा यही सिद्धांत है, समतल आध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की प्रक्रिया। ठीक है, और तथा दो उपयोगों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए हम इसको यहाँ पर आप लोगों को अच्छे तरीके से भाई समझा देते हैं। देखिए, अगर हम बात करें समतल ध्रुवित प्रकाश के सिद्धांत की तो आप सभी लोग अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। सिद्धांत में लिखना है कि जब आध्रुवित प्रकाश का एक किरणपुंज पोलेराइड फिल्म से गुजारा जाता है, ये आप जैसा देख पा रहे हो, आध्रुवित प्रकाश का एक किरणपुंज पोलेराइड की फिल्म से गुजारा जाता है तो फिल्म केवल उन्हीं घटकों को पारगमित होने देती है जो जिनके वैद्युत वेक्टर पोलेराइड की ध्रुवण अक्ष की दिशा के समांतर या कंपन करते हैं। ठीक है, और उन घटकों को अवशोषित कर लेती है जो इसकी अक्ष के लंबवत होते हैं। ठीक है, और इस प्रकार पोलेराइड पारगमित जो प्रकाश होता है वह समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। यही सिद्धांत होता है इसका। दूसरी बात इसमें पूछा गया कि पोलेराइड के उपयोग, तो देखिए वाहनों में जो अग्रभाग में शीशा लगा होता है, 4 व्हीलर वाहनों में, उसमें जो है पोलेराइड का उपयोग होता है चकाचौंध से बचने के लिए। अगर बादलों के स्पष्ट चित्र खींचने होते हैं तब कैमरे में जो है पोलेराइड फिल्म का उपयोग किया जाता है। बादलों के स्पष्ट चित्र खींचने में, 3D पिक्चर देखने में, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो पोलेराइडों के उपयोग बहुत सारे हैं। पोलेराइड फिल्म लगे चश्मों द्वारा त्रिविमी 3D फोटोग्राफी को देखा जा सकता है। इनका उपयोग मोटर गाड़ियों के सामने वाले कांच में प्रकाश की चकाचौंध से बचने के लिए भी मैंने आपको बताया इसका उपयोग किया जाता है। इस तरीके से आज की क्लास में मैंने क्लास 12 की फिजिक्स विषय के, संपूर्ण फिजिक्स विषय के 3 नंबर वाले बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया है, और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चनों के साथ आपको मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।